इतनी निकम्मी, निठल्ली और बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या इसको बोलूं। नहीं कोई सुन रहा तो कर रही है जनता खुद से अपने आप से न्याय, मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, क्योंकि एजुकेशन से जो पीड़ित लोग हैं वो सभी लोग आके प्रदर्शन किए और अब मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और फिर वो अपनी ही जज बुलाकर एक नाटक के तौर पे पेश किया, वो सारा कुछ दिखाया जो अपने देश में इस टाइम पे चल रहा है। क्योंकि बात ये है कि जब कोई बेशर्मी की हद पार कर जाए तो लोग उसे ऐसे ही प्रदर्शन का एक डेमो दिखाते हैं कि लोग ऐसा हमारे साथ करते हैं, ऐसे चुटकुलों तरीके से पेश करने के लिए उन पे मजबूर होकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि एजुकेशन से जो बच्चों मर चुके हैं, जो उनकी मृत्यु हो गई है, उनके कारण जो बच्चों ने वहाँ पे सीजीपी में प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली जंतर मंतर में गए थे, वहाँ के लोग जो अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, अब सोनू वांगचुक जो महान वैज्ञानिक होके भी एक अनशन पे बैठे हुए, हैंगर अनशन पे बैठे हुए, तो उनके जो उनसे रिलेटेड जो भी उनके लोकप्रियता है तो लोगों के ऊपर जो होती है, और वो इतने मतलब कि आज 16वें दिन है, 16 दिन से कुछ नहीं खाया। अब एक लोग होता है कि 1-2 दिन हो जाए तो वो भूख से तड़प उठता है, 16 दिन नहीं खाया एक इंसान। तो ये सरकार इतनी निकम्मी, निठल्ली और बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या इसको बोलूं। जो इनके सपोर्टर हैं, जो इस सरकार के सपोर्टर हैं, वो सबसे बड़े निठल्ले आदमी हैं। क्योंकि लोग ये नहीं देखते हैं कि अभी इस टाइम पे प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है, किस चीज़ के लिए नहीं हो रहा, और उनको रोकने की साजिश हो रही है बहुत भीषण तरीके से। क्योंकि उन लोग 20 दिन का प्रोटेस्ट हो चुका है, तो लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अभी इस टाइम पे उन्होंने एक चुटकुला करके पेश किया, और अभी चल रहा है 20 तारीख को सभी लोग, आप जो सोनू वांगचुक जी ने कहा है, और वहाँ पे आपको जाना है और आप अपनी ज़रूर से ज़रूर जाए और पूरा प्रदर्शन का ऐसा माहौल बनाएं जो लोगों को पसंद आए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो सपोर्ट में है वो एक वीडियो बनाए या किसी तरीके से सीजेपी को और उसकी मदद करो, बस इतना कहना है मेरा। तो आप लोग मदद करने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप ये पूरा वीडियो देखो कितनी शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। जनता की अदालत की भूमिका रखकर इस जनता की अदालत की शुरुआत। यह जनता की अदालत युवाओं और छात्रों के मुद्दों में लगी है। यह अदालत शिक्षा की बदहाली के खिलाफ जो हमारी सरकारों के रवैये रहे हैं उसके खिलाफ लगी है। और हम लोगों को किसी जज ने कॉकरोच कहा था, आज जनता ने कॉकरोचों को जज बना दिया। तो मैं
साउंड सही नहीं आ रहा है, ये साउंड यहाँ रखवा दो या तो मैं थोड़ा इंतजार कर लो, एक साउंड यहाँ रखवा लो ना। आज शिक्षा मंत्री के खिलाफ मेरे पास एक आरोप पत्र आया है। आरोप पत्र में 23 आरोप उन पर लगाए गए हैं और इन आरोपों के संबंध में मैं अपनी काबिल वकील क्रांतिकारी मुदिता से अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके अपने आरोप शिक्षा मंत्री के खिलाफ पेश करें और इसी के साथ आज की जनता की अदालत शुरू होती है। पिछले 23 दिन से यहाँ जंतर मंतर पर हम तैनात हैं और इसके पहले एक लंबा संघर्ष रहा है इस देश में समान शिक्षा सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे वंचित तक पहुंचाने के लिए। उस लंबे संघर्ष में हमने पुलिस की एफआईआर झेली, दमन झेला, बड़ी विषम परिस्थितियों के बीच में इस देश के बहुसंख्यक छात्रों और युवाओं की आवाज उठाई। तो आज इस जन आंदोलन ने, जनता जनार्दन ने मेरे कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं देश के हर छात्र और युवा की आवाज को आज इस जन अदालत में पेश करूं। उन परिस्थितियों में जहां पर छात्रों की, युवाओं की न्याय पसंद आवाजों को जो महज परीक्षा से लेकर शिक्षा तक जो व्यापक लीक हमारे समाज में फैली हुई है, उसके खिलाफ हक की आवाजों को उठाने के लिए युवाओं के मुद्दों को नारों के जरिए से, गीतों के जरिए से हमने सड़कों पर रखा। अब आज की जन अदालत की शुरुआत करते हुए मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। साहब, आज इस देश में इन्होंने इस देश के छात्रों और युवाओं की जिंदगी और सपनों को, जो शिक्षा को व्यापार और छात्रों और युवाओं के जिंदगी और भविष्य को खिलवाड़ बनाने का जो पूरा इन्होंने हथकंडा फैलाया हुआ है समाज में, उसमें सबसे पहला आरोप है नीट का पेपर लीक। 2024 में नीट का पेपर लीक होता है, फिर नेट का पेपर लीक होता है, 26 में फिर से नीट का पेपर लीक होता है। इस देश में एग्जामिनेशन की कोई रेगुलर साइकिल नहीं, केवल एक साइकिल रेगुलर है, वो एग्जामिनेशन लीक साइकिल। तो आज ऐसे माहौल में जहां 22 लाख परिवार इसी आंदोलन के दौरान, जहां 30 से ऊपर छात्र और युवा अपनी जान खो चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं, कुछ दिनों पहले यही प्रधान जी अपना जन्मदिन मनाते हुए पाए जा रहे थे और हमारे देश के छात्र और युवा अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाए। उनके संघर्षों, उनकी जिंदगियों का हिसाब मांगते हुए मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे पहले गवाह मयंक को। मार्केट चाहे गिर रहा हो, गवाह नीट पेपर के गवाह मयंक हाजिर हो। मेरा नाम मयंक है। मैं आज इस जन अदालत में जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं पिछले 2 वर्ष से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ।
मैं इस परीक्षा के लिए हर रोज 8 घंटे तो कभी 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मेरा सपना एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था। मैं हर रोज पढ़ाई करता था इसके लिए। जैसे ही मैं पेपर देकर आया तब मुझे खबर सुनने को मिली कि मेरा पेपर लीक हो चुका है और इस वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरे सारे सपने टूट गए और मेरी हिम्मत टूट गई। दोस्तों, ये आलम है उस देश का जहाँ एक तरफ हर साल मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ती, कोई नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जाते, जहाँ दिल्ली देश की राजधानी में एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाकर एक बीमारी अस्पताल लेकर जाएं और 3 बीमारियां घर मुफ्त लेकर आए की स्कीम हमारी सरकार ने, प्रधान जी ने चालू रखी हुई है। उस देश में जो छात्र और युवा बस इतना मांग रहे हैं कि हमें पढ़ाई करा दीजिए, सीटें बढ़ा दीजिए, शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, आप उनकी जाने लेने पर आमादा है। तो ये उम्मीद आज केवल मयंक की नहीं, केवल एक छात्र की नहीं बिक रही है, पूरे समाज की आपने जो उम्मीदें हैं शिक्षा हासिल करने की और साथ साथ इलाज हासिल करने की, तो सारी उम्मीदों को आपने कुछ हल्ला और मारने का काम किया। आपसे हम सवाल पूछेंगे कि पूरे सिस्टम को बीमार करने के बाद आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, क्या बोलेंगे? मुंह में दही, कान में तेल, सब कुछ जमा कर बैठे हैं और इन्होंने जो हमारे भविष्य का दही जमा दिया है वो तो हर दिन हम देख ही रहे हैं। दोस्तों, अगला आरोप जज साहब, अगला आरोप है इसी देश में इन्हीं पेपर लीक में जो कोचिंग माफिया पूरी तरीके से संलिप्त पाए जाते हैं और साथ साथ इस देश में छात्रों की सुरक्षा, गरीबी, बदहाली और खराब सरकारी शिक्षा का पूरा फायदा उठाकर अपनी अरबों खरबों की इंडस्ट्री चला रहे हैं। उस आरोप को आपने कोचिंग माफिया को जो पूरा आपने बढ़ावा दे रखा है, उसको लेकर आपकी जो मिली भगत है उसको यहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए हम अगले गवाह आशीष को बुलाना चाहेंगे। सब आपकी इजाजत है। गवाह नंबर 2 गरीब छात्र आशीष हाजिर हो। जज साहेब, मेरा नाम आशीष है और मैं बहुत ही गरीब ग्रामीण छात्र हूँ। मैं आपकी तरह एक अधिकारी, एक अफसर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी कोचिंग को ज्वाइन कर पाऊं, उसमें दाखिला ले पाऊं। इसीलिए मेरा परीक्षा पास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। साहब, आपने अभी जिस छात्र की दलील सुनी है वो छात्र ये सवाल पूछना चाहता है कि जब चाइना जैसा देश कोचिंग सेंटर बैन कर सकता है तो भारत देश को, भारत की सरकार और शिक्षा व्यवस्था को इतनी शर्म क्यों आ रही है ये सवाल उठाने में, ये बात समझने में कि कोचिंग मजबूत रहेंगी तब तक जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश की सरकारी शिक्षा जानबूझकर कमजोर रखी जाएगी। हम यहाँ से पूछना चाहते हैं जज साहब और आप जो भी जन अदालत के लिए यहाँ पर मौजूद हुए, इस देश में कितने लोगों के बच्चे कोटा पहुंच पाते हैं कोचिंग लेने? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ इस देश में जो 22 लाख नीट के परिवार हैं, उनकी नीट की परीक्षा की जो तैयारी का बजट है, उतना ही बजट 146 करोड़ जनता का शिक्षा का बजट है। क्यों भाई? अरे आपकी नई शिक्षा नीति को कहती है कि कम से कम 6% हिस्सा खर्च हो और हम जन आंदोलन में जाने कब से कह रहे हैं कि बजट में कम से कम 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, क्यों नहीं खर्च हो रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे फिर से सवाल है, आप इस बात पर जवाब देना चाहेंगे? पूरी शिक्षा व्यवस्था की गरिमा तो खैर छोड़ ही दीजिए, इनको अदालत की भी गरिमा की कोई खास परवाह नहीं है। इसी के साथ अगला आरोप उच्च शिक्षा की
समस्या पर आगे और बात रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज के एक छात्र को मैं बुलाना चाहूंगी, जो बताएंगे कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण और घटियाकरण करने में इन्होंने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अगले गवाह को मैं बुलाना चाहूंगी। गवाह नंबर 3 दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राकेश हाजिर हो। मेरा नाम राकेश है, मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं डीयू के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा में कोई अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज नहीं दे पाई है। इस वजह से मैं मजबूर हूँ हरियाणा से पलायन करके दिल्ली में रहने को। मैं मजबूर हूँ दिल्ली में 10 साल रेंट देने को और फिर एक बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और यही नहीं, 28 जुलाई के बाद हिंदू कॉलेज की जो छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पिछले कुछ महीनों से मेरी मम्मी लगातार अलग अलग बीमारियों से जूझ रही है, लेकिन 28 तारीख के बाद मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कक्षाओं में जाऊं या फिर मम्मी की देखभाल करूं। तो मेरा सवाल है सरकार से कि क्यों नहीं हर बच्चे के लिए हर कस्बे में, हर शहर में एक सरकारी अच्छा कॉलेज खोल दिया जाए, ताकि किसी और बच्चे को अपनी माँ की सेहत और पढ़ाई में चुनना ना पड़े। ये सवाल उठाना पड़ेगा कि देश भर से जो छात्र और युवा एड़ी रगड़ के, कमर तोड़ मेहनत करके किसी तरह, कुछ दिन पहले यहाँ पर केवाईएस में 13वीं निकाली एक मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की, कि किस तरह देश में जो छात्र और युवा हैं उनकी 8वीं के बाद 13वीं होती है शिक्षा से, कभी 10वीं के बाद तो कभी 12वीं के बाद। तो किसी तरह बड़ी मेहनत करके जो छात्र सोचते हैं कि हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच जाए, रेगुलर कॉलेज तक पहुंच जाए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की भी हालत यह है कि दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भी दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम नहीं आ पा रहा है। मंत्री जी, आपका बच्चा जो कॉन्वेंट जा रहा है, आप गाय गाय चिल्लाते हैं, आप शाखा शाखा बोलते हैं, आपका बच्चा जो कॉन्वेंट जाता है, प्राइवेट स्कूल जाता है, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जाता है, उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है, तो साहब हमारा इनसे सवाल है कि क्यों आप इस देश में समान शिक्षा नहीं लागू कर सकते कि आपका बच्चा और गरीब का बच्चा जब समान शिक्षा व्यवस्था वाले सरकारी स्कूल कॉलेज में कैसी तरह पीछे तक जाए? जवाब दीजिए। जज साहब, इसी के साथ मैं अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी। हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में एक बहुत बड़े हिस्से को ये मालूम ही नहीं है कि एक प्राइवेट बोर्ड है। आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तरफ रेगुलर है और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय में एसओएल है जो सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में पड़ता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भैया सरकार एक जेब से पैसा सरकार को दिया हमने कि हमारी शिक्षा पर लगाए, सरकारी स्कूल गए हम 12वीं तक, खराब शिक्षा व्यवस्था की बलि चढ़ते रहे और उसके बाद आपने हमें ओपन में ढकेल दिया। एक नया कॉलेज नहीं खोला दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 20-30 साल में, और हर साल आप उठाकर देखिए डेटा तो सबसे वंचित तक पहुंचाने वाले छात्र, पिछड़े, दलित, लड़कियां, इस देश में जो सबसे वंचित हैं, जो सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, उनका इनरोलमेंट हमें सबसे ज्यादा ओपन में, स्कूल में, इग्नू में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कहते हैं शिक्षा मंत्री जी पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ जाता, आपका बच्चा ओपन में क्यों नहीं पढ़ता है? आपका बच्चा ओपन में क्यों नहीं पढ़ता है? इसी के साथ अगले गवाह एसएल के छात्र अनमोल को बुलाने की नजर चाहूंगी। गवाह नंबर 4 एसएल के छात्र अनमोल हाजिर हो। मेरा नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के एसओएल का छात्र। मुझसे फीस और रेगुलर कॉलेज की बराबर ली जाती है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी जाती। साल भर में केवल 15-20 क्लासेस मिलती हैं, लाइब्रेरी बंद रहती है, कैंटीन बंद रहती है, बस पास हमें नहीं दिया जाता है। बस कॉलेज में हमारे कॉलेज में बैठना हमें अलाउ नहीं है। इस संस्थान में 5 लाख से अधिक छात्र हैं, जिनके लिए 50,000 से भी कम किताबें थी। हमें किसी के नियम के अनुसार हमें 15 दिन में किताबें मिल जानी चाहिए, लेकिन हमें परीक्षा के 15 दिन तक भी किताबें नहीं दी जाती हैं। जब किताबें मिलती हैं तो इतनी घटिया होती हैं कि बोलो यार, इनमें तथ्य और जानकारी भी गलत होती है। मुझे एसओएल से मिली ऐसी किताब में, लेकिन किताब में लिखा गया विवेकानंद अनैतिक आदमी, और इसी के साथ ये किताब में लिखा गया कि देश 1945 में आजाद हुआ। और मुझे मिली एक किताब में और भी ऐसी बड़ी त्रुटियां पाई गई जिसमें लिखा गया कि देश का संविधान 1952 में लागू हुआ। साहब
मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूँ, इस अंधकार में शिक्षा व्यवस्था में मेरा भविष्य का क्या होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय के एसओएल के छात्र को किताबें नहीं मिल रही, क्लास नहीं मिल रही, लाइब्रेरी नहीं मिल रही, तो एक बात हुई। जो मटेरियल इनको एग्जाम के 3 दिन पहले आधा अधूरा दिया जा रहा है, उस मटेरियल का आलम यह है कि समझ लीजिए, सुनिए, अमृत काल में भी छात्रों को बताया जा रहा है कि भाई आजादी का साल 1945 था। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा गरीब का बच्चा अगर किताब खोल के भी पी ले, ठीक है, तो भी आप उसको इतना पूरा भर कर दे देंगे किताब में कि मेहनत करके भी वो किसी तरीके से बेहतर जिंदगी और रोजगार हासिल ला सकते। आपको अगर कुछ उदाहरण बता दिया जाए एसओएल के स्टडी मटेरियल में, तो एक तरफ आपको बहुत हंसी आएगी और दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि आप अपनी परिस्थितियों पर हंस रहे हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को एसओएल के मटेरियल में लिखा गया है। माउंटेन ड्यू, चिलम्सफोर्ड। धर्मेंद्र प्रधान जी के तमाम करतूतों के खिलाफ जो सुनवाई करनी है, उस सुनवाई को पूरा करने के लिए जनता आई है, जनता बैठी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी बैठ जाए। जो भी साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हम सभी बैठ जाएं। हम बैठ सकते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से अदालत की कार्रवाइयों को देख सकते हैं। तो जो भी साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि बैठ जाए ताकि पिछले साथी हैं देख पाएंगे। तो साथियों जो मंच के दाएं तरफ है उनसे भी अनुरोध है कि आप एक बार बैठ जाइए। आप लोग एक बार बैठ जाइए। जो भी साथी है एक बार बैठ जाइए। जनता की अदालत लगने वाली है, आप सभी बैठ जाइए।